हम आजाद हुए, कितनी माँ की गोद उठी, कितने घर बर्बाद हुए, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी और बदले में दे दी हमको यह पावन आज़ादी। उन आज़ादी के दीवानों को हम सब का शत शत नमन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुई का दिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पाल आप सभी को इस 2024 की स्वतंत्र भारत की 78वीं महापर्व में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक छोटी सी झलक बताना चाहता हूँ जो हमारे देश में हमारे क्रांतिकारियों ने किया। बात उस मार्च 1931 की है जब एक जवान 23 वर्ष के युवक को अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाए और उसे फांसी की सजा सुनाते। उसका कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि वह भारत के लिए आज़ादी मांगता है और उस 23 वर्ष के युवक को, नौजवान को, क्रांतिकारी को जो अपने ही देश के लिए, माइक बंद हो गया क्या? हेलो, जो अपने देश के लिए आज़ादी मांगने के जुर्म में, आज़ादी के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज उसे फांसी की सजा सुना देते और उस फांसी की सजा के कुछ दिन पहले, एक दिन पहले उसकी माँ जो उसको जेल में मिलने के लिए जाती है। मार्च 1931 की वो रात, उस रात का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा भी था, काला भी था और रोज की अपेक्षा में, माइक बार बार रोज की अपेक्षा में, हेलो हेलो, और उस रात का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही काला गहरा था और रोज की अपेक्षा में भी उस रात का सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा सन्नाटा था। और इस सन्नाटे के बीच में एक माँ और एक बेटे के बीच में उस जेल की कोठरी के कोने में आखिरी बातचीत हो रही थी, वह आखिरी मुलाकात हो रही थी जो आने वाले हिंदुस्तान के कल को बदलने वाला था। उस आखिरी मुलाकात हो रही थी जो एक माँ और बेटे के बीच बातचीत हो रही थी, केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, एक माँ के साहस और उसकी ममता और एक नौजवान के बलिदान की कहानी थी। नौजवान के बलिदान का संकल्प था। माँ जेलर, नौजवान जेलर माँ को उस काल कोठरी की ओर लेके जाता है जहाँ उस जेलर उस माँ को काल कोठरी की तरफ ले जाता है जहाँ पर उस नौजवान को रखा गया है। नौजवान अपनी माँ को देखकर उठ खड़ा होता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। उस मुस्कुराहट को देख के उस माँ के दिल में थोड़ा सा सुकून आ जाता है और माँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि, और माँ को यह पता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है और उस बेटे को भी यह पता है कि बेटे को भी पता है कि माँ को भी यह पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। और वह माँ रोते हुए, मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वह नौजवान स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, माँ मुझे पता है मेरा यह निर्णय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा ही देश के लिए जीने और मरने की कस्में खाई हैं। आज वह दिन आ गया है। माँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को भूखता हुआ नहीं देख सकते, पर तुम्हारा उद्देश्य, एक माँ की आवाज़ देखो, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझ पे तुम पर गर्व है क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। कैसे इन हाथों से मैं तेरे शरीर को उठाऊंगी? यह उसकी माँ कह रही है, मैंने जिन हाथों से बचपन में तुझे खाना खिलाया है, तेरे मृत्यु के बाद मैं उन हाथों से कैसे तुझे उठाऊंगी? दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर वह नौजवान उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, माँ मैं जानता हूँ कि मेरा निर्णय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन याद रखें मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी, मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मरना चाहता हूँ जो इस देश में स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मुझे खोने की फिक्र मत करो माँ। मैं एक भगत सिंह अगर बलिदान दूंगा तो
इस देश में हजारों नहीं लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, जिसमें तेरे इस बेटे की खुशी देखेगी माँ। इसलिए मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा, और इसलिए माँ मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और लिखने वालों ने भी खूब लिखा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और 23 साल के उस भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, अंग्रेजों की गुलामी को मंजूर नहीं था। और ऐसे भारत के वीर सपूत, भारत माँ के वीर सपूत सदैव सदैव के लिए इतिहास में अमर हो गए। ऐसे कई नाम हैं, राजदेव गुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, मटकेश्वर दत्त, सत्येंद्रनाथ जैन, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यह आज़ादी का वो दौर था जब लोगों को उनकी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान नहीं थी। आज़ाद भारत में खुली सांस लेना चाहते थे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन प्रण किया था कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, और चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब उनकी गोलियां खत्म होने आई तो उन्होंने पहली आखिरी गोली अपने सर में मारना स्वीकार किया और अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। यह वह दौर था जब लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले मेरे शरीर पर कितनी भी लाठियों की चोटें पड़ जाएं, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी की चोट के निशान अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेंगे। यह वह दौर था जब सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानी थे और इनका कहना था कि स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था अगर स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा, और उनका यह भी कहना था कि अगर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह वह दौर था जब रंदे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद भी बलिदान से यह साबित कर गए कि हम आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, न कि अंग्रेजों की गुलामी को। ऐसे महान क्रांतिकारी भारत में केवल पुरुष ही नहीं थे, महिला भी थी, और इन सभी क्रांतिकारियों, वीर पुरुष जवानों को हम एक बार तहे दिल से फिर से सत नमन करते हैं। और हमारे देश में हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को दुनिया ने अपनाया है, फिर तो क्यों आस्था के नाम पर आज भी हमने अंधविश्वास फैलाया। और मैं सभी से थोड़ा गुजारिश चाहूँगा कि इन लाइनों को थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सा लाएं कि आज मेरे विचार से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत करेंगे। और राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं, समाज सशक्तिकरण की बात करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान और किसी भी सरकारी अभियान को सरकारी नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जात पात और वोट बैंक की राजनीति से उठकर देश प्रेम को सर्वोपरि रखना होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को फूट कर भरना होगा, ताकि न कोई बाहरी शक्ति न ही कोई अंदरूनी ताकत हमारे देश को हिला सके। और आखिर में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से भ्रष्ट, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों को छिन्न छिन्न वैपन्यमयी अखंड को खंड खंड करता है।
बड़ी बड़ी बातें नहीं सर, छोटी छोटी कोशिशों से करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। बीइंग एन इंडियन, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं सलूट करता हूँ सरहद पर दिन रात खड़े उन जवानों का जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। मैं सलूट करता हूँ हमारे देश के प्रशासन का, पुलिस का और उस किसान का, और मैं सलूट करता हूँ उन सभी नागरिकों का जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करते हैं, जिनके बिना यह राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। मैं सलूट करना चाहूँगा अभी पेरिस ओलंपिक में हुए हमारे उन खिलाड़ियों का जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से भारत को कई पदक दिलाए। एक बार उनके नाम पे जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। और आज इस मंच से मैं यह बेटा कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। और अंत में मेरा हिंदुस्तान महान था, मेरा हिंदुस्तान महान रहेगा और मेरा हिंदुस्तान महान है। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान एक दिन, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं सारा जहां कहेगा जय हिंद, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। आखिरी में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।